नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। हम लोग दोस्तों एक बहुत लंबी सीरीज़ चालू कर रहे हैं जिसका नाम है थिंक अगेन। उसमें बहुत ही अलग चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। जब भी हम लाइफ में कुछ सीखने की, कुछ आगे बढ़ने की बात करते हैं तो हमें बताया जाता है कि आदमी को कंसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब जो चीज़ वो सीख रहा है उसे भूले ना, उसे याद रखे। इतना याद रखे कि उसको सोचना ही ना पड़े, वो उसकी बॉडी का हिस्सा बन जाए, वो उसकी हैबिट बन जाए। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ किस तरह से कंसिस्टेंसी, मतलब किसी चीज़ को बहुत हद से ज़्यादा अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बनाना केवल फेलियर नहीं कॉज करता, जान भी ले जाता है। जी हाँ, हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे सच्ची घटना जिसमें फायर फाइटर्स की जान गई है। ख़ास तौर से मैं फायर फाइटर्स की बात कर रहा हूँ बिकॉज़ ये लोग अपने आप को बचा सकते थे, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे करके अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन नहीं बचा पाए। मुझे पता है आप लोग फायर फाइटर्स नहीं हैं, लेकिन ये एटीट्यूड हमारा, अपने आप को अपनी हैबिट से अलग ना कर पाना, ये एटीट्यूड हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ने से रोकता है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से ऑथर के पास फेसबुक का आइडिया मार्क ज़करबर्ग से बहुत पहले आ चुका था, लेकिन वो इसके ऊपर परस्यू नहीं कर पाए। ये पूरी की पूरी सीरीज़ आपको हेल्प करेगी मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ये एक नया तरीका है सोच पाने का। इसके कुछ वीडियोज़ आपने पहले देखे होंगे, लेकिन ये पूरी सीरीज़ देखना बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए। मैं तो अपने बच्चों को ये पूरी की पूरी सीरीज़ 2 बार दिखा रहा हूँ और उसके बाद उनसे मैं टेस्ट लूँगा देखने के लिए कि ये लोग क्या समझे हैं। क्योंकि एक तरफ जहाँ पर हमें रोज़ किताबों को पढ़ना और उसको अपनी हैबिट बनाना, इस पर जोर दिया जाता है, ये दूसरी स्किल है जिसको मैं बोलता हूँ रीथिंकिंग। जिस नाम से ये सीरीज़ है वो भी उतना ही या शायद उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो का नाम रखा है दोस्तों टूल्स वी क्लिंग टू, वो औज़ार जिसके साथ हम चिपके रहते हैं। लेकिन इस पूरी सीरीज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ मेंटल टूल्स दैट वी क्लिंग टू। मतलब हमारे दिमाग में बहुत से ऐसे थॉट्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ हम चिपके रहते हैं, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते, खुश नहीं रह पाते और बहुत बार हमारी डिसीजंस एकदम गलत होती हैं। मैं तो भगवान का लाख लाख शुक्र करूँगा कि मुझे टाइमली इस चीज़ के बारे में पता चल गया, तो मैंने बहुत से ब्लंडर्स नहीं किए और मुझे उम्मीद है कि आप भी वो ब्लंडर्स नहीं करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस पूरी सीरीज़ को मेरे साथ कंप्लीट करना चाहते हैं तो dkbrains.com में जाकर के थिंक अगेन नाम से ये सीरीज़ है, आप सर्च करिए और स्टार्ट कर दीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो ये नंबर है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके भी इस कोर्स को स्टार्ट करा सकते हैं dkbrains.com पे। ठीक है, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं थिंक अगेन, फिर से सोचो। अभी हम इंट्रोडक्शन में ही हैं, इस पूरी सीरीज़ का इंट्रोडक्शन। एज द मैन gulch wildfire raced towards them, the smoke jumpers had a decision to make. कल हमने पढ़ा था किस तरह से मैन गल्च नाम की जगह पे बहुत ज़ोरों से जंगल की आग बढ़ रही थी, तो इसमें जो स्मोक जंपर्स थे उनको एक डिसीजन लेना था। इन एन आइडियल वर्ल्ड दे वुड हैव हैड इनफ टाइम टू पॉज, एनालाइज द सिचुएशन एंड इवैल्यूएट देयर ऑप्शंस। तो अगर एक नॉर्मल दुनिया होती, आइडियल दुनिया होती, परफेक्ट दुनिया होती, तो उनके पास टाइम होता रुकने के लिए, सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए और अपने पास जो अलग अलग ऑप्शंस हैं उनको इवैल्यूएट करने के लिए। विथ फायर रेजिंग लेस दैन 100 yards बिहाइंड, देयर वॉज नो चांस टू स्टॉप एंड थिंक। लेकिन उनके पीछे बहुत ज़ोरों से आग दौड़ रही थी, मुश्किल से 100 यार्ड पीछे, इसलिए उनके पास सोचने का मौका नहीं था। ये इतनी बड़ी आग थी कि इसमें बॉस के साथ बैठ करके किसी पेड़ के नीचे आराम से ये लोग मीटिंग नहीं कर सकते थे कि हम इस ब्लो अप के बारे में क्या करें। मजाक में जो उनका फॉर्मर फायर फाइटर
नॉर्मन मैकलीन, उसने एक किताब लिखी है यंग मैन एंड फायर। किताब में लिखा कि अगर सुकरात की तरह ये लोग बैठ करके आराम से डिस्कस करते तो ये लोग भुन चुके होते, ख़त्म हो गए तो जल के। डॉज डिडंट सर्वाइव एज ए रिजल्ट ऑफ थिंकिंग स्लोअर। डॉज ने जब बचा तो वो आराम से, ध्यान से सोच कर सर्वाइव नहीं किया। वो ज़िंदा इसलिए बच पाया क्योंकि वो इस सिचुएशन में रीथिंक कर पाया, सोच पाया, लेकिन फटाफट सोच पाया। 12 स्मोक जंपर्स ने अपनी जान दे दी क्योंकि उनको डॉज का बिहेवियर समझ में नहीं आया। दे कुडंट रीथिंक देयर अजम्पशंस इन टाइम। जो थॉट डॉज को आया था वही उनको भी आया था, लेकिन डॉज ने रीथिंक किया, अपनी सिचुएशन को तुरंत दोबारा सोचा, लेकिन वो लोग अपनी अजम्पशंस को, अपनी मान्यताओं को रीथिंक नहीं कर पाए। जब हम लोगों को अक्यूट प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस होता है, तो हमारा ऑटोमेटिक वेल लर्नड रिस्पॉन्स रिवर्ट नहीं करता। जो चीज़ें हम ऑटोमेटिकली सोचते हैं, बेहोशी में सोचते हैं, वही सोचते रहते हैं, हम नया कुछ नहीं सोच पाते। दैट्स एवोल्यूशनरी एडेप्टिव। एज लॉन्ग एज यू फाइंड योर सेल्फ इन द सेम सिचुएशन ऑफ एनवायरनमेंट इन विच दोज रिएक्शंस वर नेसेसरी। ये बेसिकली आपने इतने सालों में ढेर सारी अलग अलग सिचुएशंस में जल्दी से जल्दी एक एक्टिविटी करने की हैबिट डेवलप की है। दैट इज़ एवोल्यूशनरी एडेप्टिव। ये आप जानवर की बॉडी के हिसाब से करते हैं, ये एवोल्यूशनरी एडेप्टिव है। अगर आप स्मोक जंपर हैं तो आपका काम है आग को बुझाना, नई आग को जलाना नहीं। और अगर आप अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं तो आपका रिस्पॉन्स ये होता है कि आग से दूर भागो, ना कि आग की तरफ जाओ। तो नॉर्मली जब आप करेंगे इन्हीं रिस्पॉन्स से भाग करके, आग से दूर जा करके और आग बुझा करके आप अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं। डॉज ने अपनी जान बचाई क्योंकि वो बहुत आराम से, बहुत स्विफ्टली, फटाफट ये दोनों रिस्पॉन्स को, आग से दूर भागने वाले रिस्पॉन्स को और आग को बुझाने वाले रिस्पॉन्स को, इन दोनों को उसने बाईपास कर दिया, ओवरराइड कर दिया। नो वन हैड टॉट डॉज टू बिल्ड एन एस्केप फायर। किसी ने उसको सिखाया नहीं था कि आग को बुझाना चाहिए। ही डिडंट इवन हर्ड ऑफ द कॉन्सेप्ट। उसने तो उसके बारे में कभी सुना भी नहीं था। इट वॉज प्योर इम्प्रोवाइजेशन। ये तुरंत इम्प्रोवाइजेशन था, तुरंत सोचा गया, जो उसके दिमाग में कुछ आया और उसने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। और बाद में जो और 2 लोग बचे थे वो बोलते हैं हम लोगों को कभी किसी ने सिखाया नहीं था कि आग जला करके अपनी जान बचा सकते हो। मैनी एक्सपर्ट्स हैड स्पेंट देयर एंटायर करियर्स स्टडिंग वाइल्ड फायर विदाउट रियलाइजिंग इट वॉज पॉसिबल टू स्टे अलाइव इन बर्निंग अ होल थ्रू द ब्लेज। बहुत से एक्सपर्ट्स अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं वाइल्ड फायर को पढ़ते पढ़ते, और उनको पता भी नहीं है कि आग जला करके, जब ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेज चल रही है तो नीचे आप आग जला करके एक होल पैदा कर सकते हैं और अपने आप को उसमें बचा सकते हैं। जब ऑथर कहते हैं मैं लोगों को बताता हूँ डॉज ने कैसे अपनी जान बचाई, तो बोलते हैं यार ये तो बहुत कमाल का आदमी था, प्रेशर में भी ऐसे काम किया। दैट वॉज जीनियस। ये बहुत ही जीनियस था। लेकिन हम लोग जब भी किसी और की जीनियस मोमेंट्स को देखते हैं वो तुरंत हमारा ख़त्म हो जाता है। हमको लगता है हाँ भैया तुम्हारे लिए हुआ, किस्मत की बात थी, हमारे लिए ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ऑथर कह रहे हैं मैं तो अपने 4th क्लास की मैथ की इम्तिहान में ही स्टम्बल हो गया, फेल होता रहा, उसमें भी मैं पास नहीं हो पाया ठीक से। और कहते हैं कि ज़्यादातर जगहों पर आपको कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, कोई बहुत ही ज़्यादा जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको रीथिंकिंग करना है। आप मैथ्स के लिए, कोडिंग के लिए या सर्जरी के लिए आपको स्पेशल स्किल चाहिए, लेकिन रीथिंकिंग के लिए आपको आराम से सिचुएशन के बारे में दोबारा सोचना है, इसमें कोई नया स्किल तो चाहिए नहीं। मोमेंट्स अर्लियर एट मैन गल्च द स्मोक जंपर्स मिस्ड अनदर अपॉर्चुनिटी टू थिंक अगेन एंड दैट वन वॉज राइट एट देयर फिंगर टिप। कुछ मोमेंट पहले मैन गल्च पे जो स्मोक जंपर्स थे उन्होंने एक और अपॉर्चुनिटी मिस कर दी दोबारा सोचने वाली, एंड दैट वॉज वन राइट एट देयर फिंगर टिप, और ये तो उनकी उंगलियों पे था। Just before Dodge started tossing matches into the grass, he ordered his crew to drop their heavy equipment. जब इसने डॉज ने अभी आग जलाया नहीं था, आग जलाने से जस्ट पहले उसने कहा था अपना सारा जो भी फायर फाइटिंग का इंस्ट्रूमेंट है उसको फेंको, ड्रॉप योर हैवी इक्विपमेंट्स, भारी भारी इक्विपमेंट्स को छोड़ दो। दे हैड स्पेंट द पास्ट 8 minutes racing uphill while still carrying their axe, saws, shovels and 20-pound packs. ये लोग पिछले 8 मिनट से अपने पीठ पर अपनी कुल्हाड़ी, अपनी आरी, अपना शॉवल और 20 पाउंड का बड़ा सा पैक लेकर के दौड़ रहे थे। If you are running for your life, it might seem obvious that your first move would be to drop anything that might slow you down. अगर आप अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भाग रहे हैं तो आपका पहला रिस्पॉन्स होगा अरे यार जो कुछ भी हमारे ऊपर बोझ है उसको हटाओ, फेंको।
फॉर फायर फाइटर्स दो टूल्स आर एसेंशियल टू डूइंग देयर जॉब्स, लेकिन फायर फाइटर्स के लिए ये टूल्स ऐसे हैं जैसे हमारे लिए जूते हैं या चप्पल हैं जब हम भागते दौड़ते हैं, जान बचाने के लिए है, काम करने के लिए है। और इन लोगों के लिए अपने टूल्स को कैरी करना और उसका ध्यान देना ये उनकी ट्रेनिंग में और एक्सपीरियंस का पार्ट है, उनको हैबिट में आ चुका है। It wasn't until Dodge gave his order that most of the spoke jumpers set down their tools, and even then, one firefighter hung on to his shovel until the colleague took it out of his hands. लोगों को तब याद आया जब डॉज ने उनसे कहा, अरे तुम लोग को पीछे जो पड़ा हुआ है ढेर सारा बोझ इकट्ठा कर रखा है उसको फेंको, और तब भी उसमें से एक स्मोक जंपर भूल गया, अपना शॉवल हाथ में पकड़ा हुआ था, किसी और ने उसके हाथ से हटाया, तब जाकर के उसने याद दिलाया, तब जाके उसने हटाया। If the crew had abandoned their tools sooner, it would have been enough to save them. अगर उन लोगों ने अपना टूल्स को भी जल्दी फेंक दिया होता तो और तेज़ी से भाग जाते और अपनी जान बचा पाते थे। We will never know for certain, but Man Gulch wasn't an isolated incident. हम लोग इसके बारे में पक्का तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये इस तरह की घटना आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि बस एक बार हुई और दोबारा कभी नहीं होगी। 5 साल में 23 लोग की जान जा चुकी है, ऊंचाई की तरफ भाग रहे हैं आग से बचने के लिए। और अगर इन लोगों ने अपना केवल जो सामान था अगर वो भी फेंक दिया होता तो शायद जान बच गई होती। 1990 ये चीज़ याद ही, उनको तो ट्रेनिंग होती है, तुम लोगों को सामान यूज़ करना सिखाया जाता है, सामान फेंकना है, ये चीज़ कभी किसी ने बताया नहीं, ट्रेनिंग का हिस्सा है ही नहीं। हाँ, 1994 में स्टॉर्म किंग माउंटेन कोलोराडो में एक बहुत ज़ोर से विंड की वजह से फायर हुई, हवा की वजह से आग हुई। रनिंग अपहिल ऑन रॉकी ग्राउंड विद सेफ्टी इन व्यू जस्ट 200 feet away, 14 स्मोक जंपर्स एंड वाइल्ड लैंड फायर फाइटर्स, 4 वुमेन 10 men लॉस्ट देयर लाइव्स। 1994 में 4 औरतें और 10 आदमी, उन लोगों की जान चली गई दौड़ते दौड़ते आग से बचने के लिए। 200 फीट बचा था दौड़ने को लिखा है। हाँ, 200 फीट अगर दौड़ लेते, 200 फीट कितना होता है पता है? अरे ये लोग जो ये थे मैनगल्च वाले, 8 मिनट में इन लोग ने कितने यार्ड, 200 यार्ड भागे थे। मतलब 2 पूरा फुटबॉल फील्ड। हाँ, 2 वो फील्ड कितने, और 120 300 से ज़्यादा ही फीट भागे। ये जो कमरा है ये है ऑलमोस्ट 20 फीट। तो ऐसे ऐसे आप 10 कमरे दौड़ लें तो आपकी जान बच जाए, लेकिन दौड़ नहीं पाए। अगर ये बता दिया गया होता कि सामान छोड़ के आप भाग सकते हो तो बच जाते। बाद में लोगों ने जब इवेलुएट किया, कैलकुलेट किया, तो उनको पता चला कि अगर इन्होंने अपना सामान फेंक दिया होता तो 15 से 20% फास्ट दौड़ पाते। मोस्ट वुड हैव लिव्ड हैड दे सिंपली ड्रॉप्ड देयर गियर्स एंड रन फॉर सेफ्टी। ज़्यादातर बच गए होते अगर उन्होंने अपने गियर्स फेंक दिए होते और दौड़ गए होते। यूएस के फॉरेस्ट सर्विस लोगों ने बताया कि अगर उन्होंने केवल फेंक दिया होता अपना टूल्स पैक्स तो भी ऊपर रिज तक पहुंच गए होते। It's reasonable to assume that at first the crew might have been running on autopilot and not even aware that they were still carrying their packs and tools. पहले ऐसा लग सकता है कि हाँ ये लोग दौड़ रहे थे, उनको ध्यान नहीं आया, उनकी ऑटो पायलट में चल रहे थे, सोच नहीं रहे थे। 300 यार्ड ऊपर जब जा रहे थे, 300 यार्ड ऊपर, एक कोलोराडो का सर्वाइवर जो बच गया था वो बोलता है जब मैं ऊपर पहुँचा तब मुझे ख्याल आया कि अरे मेरे शोल्डर्स में मेरे पास वो पड़ा हुआ है 100 जो आरी होती है भारी सी, वो पड़ी हुई है। उसके बाद भी मैंने टाइम वेस्ट किया, मुझे एहसास हो गया कि मेरे पीछे आरी रखी हुई है और फिर भी मैं उसको उतार कर कोई जगह खोज रहा हूँ कहाँ पर रखूँ ताकि वो जले ना, ख़राब ना हो जाए। और बोलता है मैं ये सोच नहीं पा रहा था कि मैं अपने 100 को, मेरी इतनी कीमती 100 है, उसको फेंक रहा हूँ। और एक विक्टिम जो मर गया था वो अपना बैकपैक के साथ था और अपने हाथ से अपने चेन सॉ को पकड़ा हुआ था मरते समय भी। इतने ढेर सारे फायर फाइटर्स अपने टूल्स को ऐसे पकड़ कर क्यों रखते हैं जब उनको पता है कि अगर इसको हम छोड़ देंगे तो हमारी जान बच सकती है। अगर आप फायर फाइटर की ट्रेनिंग करके आए हों तो आप जान जाएंगे कि अपने टूल्स को फेंकना केवल अपनी हैबिट्स को छोड़ना नहीं है, अपनी इंस्टिंक्ट्स को छोड़ना नहीं है। डिस्कार्डिंग योर इक्विपमेंट्स मीन्स एडमिटिंग फेलियर एंड शेडिंग पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। अगर आप अपने इक्विपमेंट्स को फेंक रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि मैं नहीं बुझा सकता आग, आप ये कह रहे हो कि मैं फेलियर हो गया, और आप ये कह रहे हो कि मैं फायर फाइटर नहीं हूँ। यू हैव टू री थिंक योर गोल इन योर जॉब एंड योर रोल इन लाइफ। आपको अपने काम में अपने गोल को री थिंक करना पड़ेगा और आपके रोल को अपनी लाइफ में री थिंक करना पड़ेगा कि आप ज़िंदगी में किस लिए हैं, आपका काम क्या है। जो आग से लड़ाई की जाती है वो खाली हाथ से और बॉडी से नहीं लड़ी जाती, उसके लिए सही टूल्स होते हैं
और उनके पास अच्छे अच्छे ब्रांडेड होते हैं, उसमें ट्रेडमार्क होता है लड़ाई करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट कार्ल विक एक्सप्लेन्स दे आर फायर फाइटर्स रीज़न फॉर बीइंग डिप्लॉयड इन द फर्स्ट प्लेस। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट कार्ल विक कहते हैं ये फायर फाइटर्स को यहाँ पर आग बुझाने के लिए इसलिए भेजा ही जाता है क्योंकि उनके पास सामान है। ड्रॉपिंग वंस टूल क्रिएट्स एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। इसलिए जब अपना टूल छोड़ते हैं तो उनको लगता है अरे यार हम गए, हम कुछ है ही नहीं। विदाउट माई टूल्स हु एम आई। अगर मेरे पास टूल्स नहीं है तो मैं कौन हूँ। किसी को याद आ रहा है ऐसी एक रामायण की कहानी, महाभारत की कहानी? आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा। महाभारत की कहानी, महाभारत के एकदम एंड में 5 भाई थे, पांडव थे। एकदम एंड में पांचों पांडव जब मर के जा रहे थे, स्वर्ग जा रहे थे, तो स्वर्ग में एंट्री करने के लिए अर्जुन को नहीं मिली एंट्री, केवल युधिष्ठिर को मिली थी, बाकी चारों भाइयों को नहीं मिली थी। और ख़ास तौर से अर्जुन को क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो स्वर्ग में अपना गांडीव ले जा रहे थे, उनका धनुष। उनको बोला गया कि धनुष अलाउड नहीं है वहाँ पर, तुम्हारा कोई स्किल, तुम्हारी पावर वहाँ अलाउड नहीं है। लेकिन वो भाई साहब उसको छोड़ ही नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल हो रही थी उनको छोड़ने में। अगर मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि आप कोडिंग वोडिंग ख़त्म आज से, नहीं, आपके लिए जूता नहीं ले जा सकते। जूता तो फिर भी चलो छोड़ देंगे, ठीक है। मैं कोडिंग की बात कर रहा हूँ। जो काम आपका है, जो आपकी आइडेंटिटी है, आपको मैं कह दूँ आपसे आप जनोगी नहीं है, आपको मैं क्या कहूँ, आप क्या नहीं है? फिल्म मेकर। आप नहीं, आपके पीछे मैडम हीरोइन। हाँ, आप हीरोइन नहीं है, आप खूबसूरत नहीं है। हम सब की अपनी अपनी आइडेंटिटी है। किसी किसी चीज़ के साथ हम बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट फील करते हैं कि ये हम हैं। विदाउट माई टूल्स हु एम आई। बिना मेरे औजार के मैं कौन हूँ। इतने बड़े बड़े जंगल की आग बहुत रेयरली होती है। हम में से ज़्यादातर लोगों को इस तरह के सिचुएशंस में फंसना नहीं पड़ता जहाँ पर खटाखट फटाफट सोचना पड़ता है या हमारे टूल्स के ऊपर हमारी जान बसी हुई है। लेकिन फिर भी हमारे अपने ढेर सारे एजम्पशंस रोज़ बनते हैं और उसमें वो बहुत कॉमन है। उनको रीथिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी ऑल मेक द सेम काइंड ऑफ मिस्टेक्स एज स्मोक जंपर्स एंड फायर फाइटर्स। हम भी इन्हीं स्मोक जंपर्स और फायर फाइटर्स की तरह ढेर सारी मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन इसके जो नतीजे होते हैं वो इतने खतरनाक नहीं होते, इसलिए हम उसको देख नहीं पाते हैं कि हम गलतियाँ कर रहे हैं। आवर वेज ऑफ थिंकिंग बिकम हैबिट दैट कैन वे अस डाउन। जो हमारी सोचने की आदत है वो हमारी एक मेंटल हैबिट हो चुकी है, जिसकी वजह से हम दबते जाते हैं, गिरते जाते हैं। एंड वी डोंट बॉदर टू क्वेश्चन देम अंटिल इट्स टू लेट। और हम अपने आइडियाज़ को क्वेश्चन भी नहीं करते हैं जब तक कि बहुत देर ना हो जाए तब तक। एक्सपेक्टिंग योर स्क्वीकी ब्रेक्स टू कीप वर्किंग अंटिल दे फाइनली फेल इन द फ्री वे। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको पता है कि इतने टाइम के बाद मुझे अपनी गाड़ी की सर्विस करा लेनी चाहिए, ब्रेक को चेंज करा लेना चाहिए, लेकिन आप बोलेंगे नहीं चलने दो ना, जब तक कि पूरी तरह से टूट न जाए और आप एक्सीडेंट में न फंस जाएं। बिलीविंग द स्टॉक मार्केट विल कीप गोइंग अप आफ्टर एनालिस्ट्स वार्न ऑफ एन इम्पेंडिंग रियल एस्टेट बबल। बहुत से लोग अपने पैसे जो स्टॉक मार्केट में लगाए रखते हैं वो बोलते हैं अभी और बढ़ेगा। एनालिस्ट बोल रहे हैं कि नहीं, इस समय मार्केट ख़राब है, रियल एस्टेट का बबल चल रहा है, फिर भी हम पैसा लगाए रखते हैं, उसको निकालते नहीं हैं। अज्यूमिंग योर मैरिज इज़ फाइन डिस्पाइट योर पार्टनर्स इंक्रीजिंग इमोशनल डिस्टेंस। और आप अगर ये सोचते हैं कि अरे हमारी लड़ाई होती है तो होने दो, प्यार में होता ही है ऐसा। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन थी जब बड़ी मम्मी मेरे पास आई थी। उनका एक फ्रेंड था जिससे उनकी रोज़ लड़ाई होती थी और उनको लगता था ये चीज़, वो इंटेलिजेंट थी, वो अपने आइडिया पर, अपने एजम्पशन पर काम कर गई। कहते हैं अगर आपको दिख रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में लड़ाई हो रही और फिर भी आपको लगता है नहीं चलेगा, हो जाएगा, चलेगा, तो आप अज्यूम कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। फीलिंग सिक्योर इन योर जॉब इवन दो सम ऑफ योर कलीग्स हैव बीन लेड ऑफ। अगर आपके दोस्तों की नौकरी जा चुकी है और फिर भी आप सोच रहे हैं यार मेरा नहीं जाएगा, तो भी आप खाली अज्यूम कर रहे हैं। दिस बुक इज़ अबाउट द वैल्यू ऑफ रीथिंकिंग। ये किताब रीथिंकिंग की कीमत के बारे में। इट्स अबाउट अडॉप्टिंग द काइंड ऑफ मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी दैट सेव्ड वेगनर डॉजेस लाइफ। इसमें आपको ये सीखना होगा कि कैसे आप अपने माइंड को मेंटली फ्लेक्सिबल कर सकें। जिसने वेगनर की जान बचाई थी वो बेचारा फेल हो गया था, अपनी तो जान बचा ली लेकिन बाकियों की जान नहीं बचा पाया। तो कैसे आप खुद को भी फ्लेक्सिबल बनाएं और दूसरों को भी एजाइल बना सकें। You may not carry an axe or a shovel, but you do have some cognitive tools that you use regularly. आप कोई शॉवल या हथौड़ा या कोई एक्स लेकर नहीं चलते, कुल्हाड़ी लेकर नहीं चलते हैं, लेकिन आपके पास भी कुछ कॉग्निटिव टूल्स हैं।
अपने ब्रेन का कुछ टूल्स है जो आप रेगुलरली यूज़ करते हैं. दे माइट बी थिंग्स यू नो, assumptions you make, opinions you hold. वो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसको आप पहले से जानते हैं, कुछ ऐसे assumptions हो सकते हैं जो आप बनाते हैं, और कुछ ऐसे opinions हैं जो आप पकड़ के रखते हैं. Some of them aren't just part of your job, they are part of your sense of self. इसमें से कुछ चीज़ें खाली आपकी नौकरी नहीं है, कुछ चीज़ें आपका सेंस ऑफ सेल्फ हैं. मतलब आपको लगता है अरे यार ये मैं बोल रहा हूँ तो ये है ना सच, मैं जानता हूँ इसे. हो सकता है खाली एजम्पशन हो आपका, लेकिन आपको पता नहीं है. कंसिडर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु बिल्ट what has been called हार्वर्ड फर्स्ट ऑनलाइन सोशल नेटवर्क. अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि ये सोचिए कि एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं और उन्होंने अपने कॉलेज के लिए, हार्वर्ड के लिए, सबसे पहला ऑनलाइन सोशल नेटवर्क बनाया. ऐसा नेटवर्क जहाँ पर लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं. बिफोर दे अराइव्ड एट कॉलेज दे हैड ऑलरेडी कनेक्टेड मोर दैन 8 ऑफ द एंटायर फ्रेशमैन क्लास इन एन ई ग्रुप. अगर आपके कॉलेज में 80 बच्चे हैं तो उसमें से 8 बच्चों ने, 80 नहीं 100 बच्चों में से 8 बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया आपके ई ग्रुप में. कोई व्हाट्सएप ग्रुप का टाइप ग्रुप हो उसमें आपने जोड़ लिया है. बट वंस दे गॉट टू कैम्ब्रिज दे अबंडन द नेटवर्क एंड शट इट डाउन. लेकिन उसके बाद जब वो कैम्ब्रिज में पहुँचे तो उन्होंने कहा ये यार इस तरह के ग्रुप्स का कोई ज़रूरत नहीं है, वैल्यू नहीं है, बंद कर दो. 5 years लेटर मार्क ज़करबर्ग स्टार्टेड फेसबुक ऑन द सेम कैंपस. तो इस तरह की चीज़ पहले हो चुकी थी. 5 साल बाद जब मार्क ज़करबर्ग आया और वहाँ हार्वर्ड में, तो उसने उसी कैंपस में से फेसबुक बनाया था. तो ये कह रहा है ना कि ये इसी पर ही हैंग ऑन नहीं कर गया, ऐसे रीथिंक करके नया नेटवर्क बनाया. From time to time, the students who created the original e-group have felt some pangs of regret. समय समय पर जिन स्टूडेंट्स ने अपने कॉलेज में, मतलब हार्वर्ड में, ई ग्रुप बनाया था, जैसे अभी हम सबके सब फिजिकली मिलते हैं, लेकिन मान लीजिए हम कोई ऐसा ग्रुप बनाए जहाँ पर व्हाट्सएप टाइप का ग्रुप, जहाँ जानते नहीं, बट हम शक्ल से नहीं जानते, बट फिर भी ग्रुप में हैं. तो जिन लोगों ने भी हार्वर्ड में ई ग्रुप बनाया था उनको लगता है यार हमने क्यों नहीं किया, फेसबुक क्यों नहीं बनाया हमने. आपने देखी है ना सोशल नेटवर्क मूवी, आपने देखा है ना कौन कौन से लोगों को कितना रिग्रेट हुआ था. 2 ट्विन ब्रदर्स थे, वो दोनों जीनियस थे और उन्होंने कहा था ज़करबर्ग को कि तुम हमारे लिए कोडिंग लिखो, और बाद में कोर्ट में केस भी किया था और उसने पैसे भी दे दिए थे उनको, ये लो चुपचाप जाओ. बोल रहे हैं समय समय से विंकलवॉस ब्रदर्स, उनको पैंग्स ऑफ रिग्रेट होता है, अंदर लगता है यार मैंने क्यों नहीं किया, इतना बड़ा बिजनेस, $multi-trillion बिजनेस मैंने क्यों नहीं बनाया. आई नो बिकॉज आई वॉज वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ द ग्रुप. और ऑथर कह रहे हैं मुझे पता है क्योंकि मैं भी इस ग्रुप का को फाउंडर था. जो शुरू में ग्रुप बना था हार्वर्ड में, जो ई ग्रुप था, मैं भी उसमें था. और हम लोग डिस्कस करते थे हाँ यार कोई सोशल नेटवर्क बनाना चाहिए, बस बना नहीं. लेट्स बी क्लियर, आई नेवर वुड हैव हैड द विजन ऑफ फॉर वॉट फेसबुक बिकेम. ऑथर कहते हैं चलिए साफ साफ बता दूं भैया, मुझे कभी भी इतना बड़ा विजन नहीं था कि फेसबुक कितना बड़ा बन पाएगा. In hindsight, though, my friend and I clearly missed the series of chances of rethinking the potential of the platform. लेकिन आज अगर मुझे पीछे फिर से मुड़ के देखना पड़े तो मैं देखता हूँ कि बहुत से ऐसे चांसेस थे जहाँ पर मैं अपने डिसीजंस को रीथिंक करता तो शायद फेसबुक हम लोग बना पाते. ऐसे ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ मैंने कहा ये रास्ता लेना चाहिए, लेकिन हमने को ये रास्ता लेना चाहिए था अगर मैं रीथिंक किया होता तो. आवर फर्स्ट इंस्टिंक्ट वॉज टू यूज़ ई ग्रुप टू मेक न्यू फ्रेंड्स फॉर आवर सेल्व्स. बोलते सबसे पहला तो हमने जो ग्रुप बनाया था, ई ग्रुप अपने लिए बनाया था, अपने दोस्तों को बनाने के लिए बस. वी डिडंट कंसिडर वेदर इट वुड बी इंटरेस्ट टू स्टूडेंट्स एट अनदर स्कूल और इन लाइफ बियॉन्ड स्कूल्स. और हमारे मन में कभी ये ख्याल ही नहीं आया, अगर हम सोचते तो शायद ये थॉट आ जाता कि और स्कूल के बच्चों को भी इसमें जो इंटरेस्ट होगा, या दुनिया में बाहर वालों को भी इसमें इंटरेस्ट होगा. हम लोग ऑनलाइन चीज़ें क्यों कनेक्ट करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, ईमेल क्यों करते हैं, बोलते हैं हम इसलिए करते हैं ताकि जो दूर हैं हमसे उनसे कनेक्ट कर सके. हमारा जब सबके सब इकट्ठे होकर कॉलेज में आ गए, एक दूसरे को शक्ल से देख पाते हैं, फ़ोन पे बात कर पाते हैं, तो हमने इस ई ग्रुप को बंद ही कर दिया. Although one of the co-founders was studying computer science and other early members had already founded a successful tech startup, we made a flawed assumption that an online social network was a passing hobby, not a huge part of future of internet. हालांकि हम में से को-फाउंडर्स में से एक तो कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर था, वो पढ़ रहा था कंप्यूटर साइंस, और दूसरा एक स्टार्टअप बना चुका था, सक्सेसफुल स्टार्टअप. लेकिन फिर भी हम लोगों को केवल ये लगा यार सोशल नेटवर्क कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो बस ऐसी मौसमी बुखार है, अभी है, कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगी.
हम लोग को कभी लगा भी नहीं कि ये इंटरनेट का फ्यूचर है, पूरी दुनिया एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पर स्टॉक करेगी। सिंस आई डेंट नो हाउ टू कोड, आई डेंट हैव द टूल्स टू बिल्ड समथिंग मोर सोफिस्टिकेटेड। ऑथर कहते हैं मैं तो कोडर था नहीं, इसलिए मैं इस तरह की कोडिंग कर नहीं सकता था। लॉन्चिंग अ कंपनी वॉजंट पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी एनी वे। ऑथर कहते हैं चूँकि मैं एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ तो एक कंपनी लॉन्च करना मेरा काम नहीं था, मेरी आइडेंटिटी नहीं थी। आई सॉ माई सेल्फ एज अ कॉलेज फ्रेशमैन एंड नॉट एज अ बडिंग एंटरप्रेन्योर। बोलते ये भी मेरी गलती थी। मैं अपने आप को कैसे देखता था? एक कॉलेज फ्रेशमैन। जैसे यहाँ पर कोई भी आदमी अपने आप को, सब लोग अपने आप को कैसे देखते हैं? आप अपने आप को SAP एम्प्लॉई, बडिंग फिल्म मेकर और कुछ नहीं ना? आप भी कुछ नहीं। आप अपने आप को कैसे देखती हैं? स्टूडेंट ऑफ BBA। नहीं, देखिए ये हम लोगों को, मैं जब आज बैठता हूँ ना, मतलब जब वीडियोस बनाता हूँ, देखता हूँ, आप लोगों से बातचीत करता हूँ, तो मैं पीछे जाके देखता हूँ तो मुझे लगता है काश यार मैं एंटरप्रेन्योर होता। मैंने अगर 12th के बाद इनकी तरह कोडिंग वोडिंग सीखी होती, या जब भी मैं किसी एंटरप्रेन्योर को देखता हूँ, जैसे मिंत्रा जिसने बनाया या ज़ीरोधा जिसने बनाया, तो मुझे ऐसा थॉट आता है कि यार मुझे रीथिंक करना चाहिए था। 12th के बाद मुझे MBBS में जाने के बजाय मुझे इंजीनियरिंग करना चाहिए था। ये एक रीथिंकिंग आती है। आप लोगों को आती है? इवन दो यू पीपल डोंट रियली, आई मीन नॉट ऑल ऑफ यू, इफ़ यू डोंट एन्जॉय वॉट यू डू, स्टिल यू डोंट थिंक कि अच्छा मैं क्या हूँ, मैं क्या करूँ। ये कह रहे हैं कि मैंने अपने आप को खाली यही माना कि मैं एक कॉलेज का स्टूडेंट, बस, ना कि बडिंग एंटरप्रेन्योर। सिंस देन रीथिंकिंग हैज़ बिकम सेंट्रल टू माई सेंस ऑफ सेल्फ। बोलते हैं जब से मैंने देखा है मेरे साथ के लोगों ने एक फेसबुक टाइप की कंपनी बनाकर छोड़ दी, तब से मेरे लिए रीथिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। मैं बार बार चीज़ें सोचता हूँ। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट बट आई एम नॉट अ फैन ऑफ फ्रॉइड। बोलते मैं साइकोलॉजिस्ट तो हूँ, लेकिन मुझे फ्रॉइड, जिनको कहा जाता है साइकेट्री के फादर, उनका फ़ैन नहीं हूँ। आई डोंट हैव अ काउच इन माई ऑफिस, आई डोंट गो टू थेरेपी, आई डोंट डू थेरेपीज़। बोलते हैं मैं कोई साइकोथेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं अपने यहाँ काउच रख करके लोगों को लिटा करके उनको साइकोथेरेपी नहीं देता हूँ। एज एन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट एट वॉर्टन, आई हैव स्पेंट 15 years सर्चिंग एंड टीचिंग एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट। बोलते हैं मैं वॉर्टन में ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट पढ़ाता हूँ, कंपनीज़ की साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ, और वहाँ पर मैंने 15 साल से रिसर्च किया है और लोगों को एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट सिखाता हूँ। मतलब ये चीज़ें, इसका प्रूफ है, इसकी स्टडीज़ हुई है, इसको यूज़ करो अपनी कंपनी में। As an entrepreneur of data and ideas, I have been called by organizations like Google, Pixar, the NBA and the Gates Foundation to help them re-examine how they design meaningful jobs. और thankfully अब मैं अपने आप को फ्रॉइड की तरह नहीं देखता हूँ, मैं देखता हूँ एज एन एंटरप्रेन्योर ऑफ डाटा एंड आइडियाज़। मैं डाटाज़ को और आइडियाज़ को कनेक्ट करता हूँ और उसके बारे में कुछ नए नए ऑप्शंस खोजता हूँ बिज़नेस के रूप में। इसीलिए मुझे बड़ी बड़ी कंपनीज़, गूगल, पिक्सर, NBA या गेट्स फाउंडेशन, बिल गेट्स फाउंडेशन मुझे बुलाती हैं, इसके लिए बुलाती हैं कि बताओ हमारे यहाँ जो लोग काम धाम कर रहे हैं उसको नए तरीके से सोचो, रीथिंक करो एंड बिल्ड क्रिएटिव टीम्स, और अच्छी अच्छी नई नई टीम्स बनाओ एंड शेप कोलैबोरेटिव कल्चर। और ऐसा कुछ करो कि हमारे कंपनी में लोग एक दूसरे के साथ मिल करके काम कर सकें। माई जॉब इज़ टू थिंक अगेन अबाउट हाउ वी वर्क, लीड, लिव एंड एनेबल अदर्स टू डू द सेम। ऑथर कहते हैं मेरा काम ये है कि मैं आपको सिखाऊं फिर से सोचना अपने काम के बारे में, कैसे आप अपनी कंपनी को या अपने आप को लीड करते हो, कैसे आप जीते हो, और यही चीज़ आप खुद भी करो, रीथिंक करना सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। आई कैन थिंक ऑफ मोर वाइटल टाइम फॉर रीथिंकिंग। और मुझे लगता है आज सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप रीथिंकिंग करें। As coronavirus pandemic unfolded, many leaders around the world were slow to rethink their assumptions. जैसे से कोरोना वायरस आया तो पूरी दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने assumptions को रीथिंक नहीं कर रहे थे। First that the virus wouldn't affect their countries. पहले तो लोग बोलते थे अरे हमारे देश में नहीं आएगा वायरस कुछ। उसके बाद next it was not deadlier than flu. और जब जिनके यहाँ आ गया बोलते हैं अरे यार ये फ्लू है, सर्दी वार्दी की तरह है कोरोना वायरस, और कुछ नहीं है। And then that it could only be transmitted by people with visible symptoms. और बाद में लोगों को ये भी लगा अरे यार जिसको सिम्टम नहीं है उसको कोरोना नहीं है,
ये सब के सब एजम्पशंस थे. द कॉस्ट इन ह्यूमन लाइफ इज स्टिल बीइंग टैलीड. आज भी उसकी गिनतियाँ चल रही हैं कि कितने लोग मरे हैं इस कोरोना वायरस की वजह से. इन द पास्ट ईयर वी हैव ऑल हैड टू पुट आवर मेंटल प्लायबिलिटी टू टेस्ट. बोलते पिछले साल हम सब के माइंड के बारे में टेस्टिंग हो गई कि कितना हम लोग डरे, कितना हम प्लायबल रहे. आई हैव बीन फोर्स्ड टू क्वेश्चन एजम्पशंस. बोलते मुझे मजबूर होना पड़ा मैं अपने एजम्पशंस को देखूं कि वो सही है कि गलत. दैट वी हैड लॉन्ग टेकन फॉर ग्रांटेड. ऐसी सारी बातों को जो हमको पहले से लगता था नहीं यार ये ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, उसको तोड़ना पड़ा मुझे. दैट इट्स सेफ टू गो टू हॉस्पिटल, ईट एट रेस्टोरेंट. हम लोग पहले क्या मानते थे, हॉस्पिटल जाना सेफ़ है, रेस्टोरेंट में खाना सेफ़ है, हग्स करना एक दूसरे के पेरेंट्स को, बच्चों को हग करना सेफ़ है. वो सब की सब बातें कोरोना में तो सब ख़त्म हो गई. That live sports will always be on TV and most of us will never have to work remotely or homeschooled and kids or our kids that we can't get toilet papers and hand sanitizers whenever we need them. तो सारी चीज़ें जो भी हम सोचते थे नॉर्मल लाइफ ऐसी चलती रहेगी वो सब तहस नहस हो गई कोरोना वायरस की वजह से. In the midst of pandemic, multiple acts of police brutality led many people to rethink their views on racial injustice and the role in fighting it. अभी देखिए हम लोग यहाँ पर रहते हैं, हम लोग क्या आए आपस में कह रहे हैं कि जब कोरोना वायरस हुआ, पैंडेमिक आया तो बहुत सी पुलिस ब्रुटैलिटी हुई. पुलिस ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करके गोरा है तो काले को पकड़कर मारा. हुआ भी था रेशियल, हाँ. इसमें जॉर्ज फ्लॉयड, ब्रायन टेलर और अहमद आर्बरी, इन तीनों लोगों की जान गई. ब्लैक सिटीजन्स थे. दैट लेफ्ट मिलियंस ऑफ वाइट पीपल रियलाइज दैट जस्ट एज सेक्सिज्म इज़ नॉट ओनली ए वुमेंस इशू, रेसिज्म इज़ नॉट ओनली इशू ऑफ पीपल ऑफ द फॉर कलर. और इस चीज़ से लोगों को पता चला अभी भी हम सेक्सिज्म से मतलब आदमी औरत को दबा रहा है, और रेसिज्म से मतलब एक कलर का आदमी दूसरे कलर के इंसान को रेस बायस्ड है, उसको ख़राब मानता है, ये अभी भी चल रहा है. As waves of protest swept the nation across the political spectrum, support for Black Lives Matter movement climbed nearly as much in the span of 2 weeks as it had in the previous 2 years. बोलते हैं कि इसकी वजह से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, और देश भर में जो प्रोटेस्ट, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट 2 साल में फैलता वो केवल 2 हफ्ते के अंदर फैल गया. Many of those who had long been unwilling or unable to acknowledge it actually came to grip with the harsh reality of systemic racism that still pervades. जो लोग भी इस तरह के लोग हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो इसको देखते हैं, एआई को देखते हैं, वो बताते हैं कि हमारी बायसेस, ह्यूमन बायसेस एआई में भी जा रही है. एआई भी बायस्ड हो गया, मशीन भी बायस्ड हो गया. Many of those who had long been silent came to reckon with their responsibility to become anti-racist and act against prejudice. बहुत से लोग जिनको लगता था कि नहीं हम लोग रेसिस्ट नहीं है, वो लोग मानते हैं कि नहीं, हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने आप को सुधारना चाहिए. Despite these shared experiences, we live in an increasingly divisive time. हम सब का एक्सपीरियंस सेम है, हम सब ने दुख और सुख को एक साथ झेला है, फिर भी हम डिविजिव टाइम में रहते हैं जहाँ पर हम एक दूसरे से अलग अलग एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं. For some people, single mention of kneeling during the national anthem is enough to end a friendship. कुछ लोगों के लिए अगर किसी को बोल दिया जाए अभी नेशनल एंथम है तो तुम खड़े होकर बोल दो, इसी बात से उनकी दोस्ती खत्म हो जाती है. किसी भी बात पर आदमी की दोस्ती खत्म हो जाती है. फॉर अदर्स अ सिंगल बैलेट एट वोटिंग बूथ इज़ इनफ टू एंड द मैरिज. और कुछ लोगों के लिए तो अगर हस्बैंड किसी को वोट दे रहा है, वाइफ किसी और को वोट दे रही है, तो उससे शादी खत्म हो जाएगी. कैल्सीफाइड आइडियोलॉजीज़ आर टीयरिंग अमेरिकन कल्चर अपार्ट. ये क्या है कैल्सीफाइड आइडियोलॉजीज़? जिस कैंसिल हो चुकी है क्या? फिक्स आइडिया. कैल्सीफाइड क्या होता है? हाँ, हमारी बॉडी में कैल्शियम जमा हो जाता है, जो हार्ड हो जाता है. जैसे जो बूढ़े होते हैं हम लोग, तुम्हारी आर्टरी में और कड़क हो जाती है, खून की नसें कड़क हो जाती हैं कैल्शियम जमा होने से. ऐसे ही हमारी आइडियोलॉजीज़ भी कड़क हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं. और इसी की वजह से हमारा कल्चर, अमेरिकन कल्चर या इवन इंडिया का कल्चर फट रहा है, डिवाइड हो रहा है. आवर ग्रेट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट द US Constitution allows for amendments. What if we are quicker to make amendments in our own mental constitutions? जब गवर्नमेंट भी ये मानता है कि
जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आप अमेंडमेंट करते रहो, उसको अपडेट करते रहो, नया बनाते रहो, तो हम लोग अपने ब्रेन में क्यों नहीं कर पाते, अपने माइंड में क्यों नहीं कर पाते। माई एम इन दिस बुक इज़ टू एक्सप्लोर हाउ री थिंकिंग हैपन्स। बोल रहे मेरा इस किताब के ज़रिए ये एम है कि री थिंकिंग कैसे होती है। आई सॉर्ट आउट द मोस्ट कंपेलिंग एविडेंस एंड सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट स्किल्ड री थिंकर्स। बोलते हैं मैं गया बहुत से ऐसे लोगों के पास जो दुनिया के बहुत सॉर्ट आउट लोग हैं, जिनको लोग पूछते हैं जाकर के, जो लोग री थिंकर्स हैं, जो लोग बार बार अपने आइडियाज़ को बदलते हैं। फर्स्ट सेक्शन फोकसेस ऑन ओपनिंग आवर ओन माइंड। सबसे पहले सेक्शन में हम ये सीखेंगे कैसे हम अपना माइंड को क्या करते हैं, खोलते हैं। यू विल फाइंड आउट क्यों फॉरवर्ड थिंकिंग एंटरप्रेन्योर्स गॉट ट्रैप्ड इन पास्ट। क्यों जो आगे सोचने वाले फ्यूचर के बिजनेसमैन हैं वो पास्ट में फंसे हैं। मतलब पास्ट में फंसे मतलब उनको अभी भी पुरानी आइडियाज़ में फंसे हों। जिनको फ्यूचरिस्टिक कंपनी बनानी चाहिए थी वो अभी भी पास्ट के आइडियाज़ में फंसे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कश्मीर फाइल फिल्म मेकर है, फिल्म बनाई है, पास्ट में फंसे। नहीं वो नहीं जैसे नोकिया। हाँ, नोकिया सबसे फ्यूचरिस्टिक कंपनी है जो हर महीने लेटेस्ट फ़ोन लेकर आती थी, लेकिन कैसे लाती थी, पुरानी वाली जैसी। खाली शक्ल नहीं थी, बाकी बॉडी मतलब अकल तो वही थी। आप ये देखेंगे वाई लॉन्ग शॉट कैंडिडेट फॉर पब्लिक ऑफिस केम टू सी इम्पोस्टर सिंड्रोम एज एडवांटेज। क्यों एक ऐसा कैंडिडेट जो कि पब्लिक ऑफिस में मतलब इलेक्शन में कभी जीतेगी नहीं, फिर भी उसको समझ में आया कि इम्पोस्टर सिंड्रोम फ़ायदेमंद वाली चीज़ है। मतलब एक बंदा जिसको हम भी वो सब हैं, हम लोग को भी लगता है ना कोई बड़ा काम तो नहीं कर सकते हम ज़िंदगी में, और हम सबको लगता है कि इम्पोस्टर सिंड्रोम है हमें। क्या होता है इम्पोस्टर सिंड्रोम? कि मैं इस लायक नहीं, सचमुच में मैं इस लायक नहीं हूँ यार। पर हम उस पोजीशन में आ जाते हैं ना, अभी हैं, लेकिन हम लोग अपने इम्पोस्टर सिंड्रोम को, अपने आप को कम आंकना, इसको बोलते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। इस चीज़ को एडवांटेज नहीं मानते। हम लोग ये मानते हैं कि हम किसी लायक नहीं हैं और आराम से बैठते हैं और मौज करते हैं। लेकिन इस कैंडिडेट से आप देखेंगे वो मौज नहीं करती थी, वो इलेक्शन जीती बाद में इसी तरीके से। और आप ये भी देखेंगे किस तरह से नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंटिस्ट्स को मज़ा आता है जब कोई उनको प्रूव कर देता है कि आप गलत हो। हम लोग को जब कोई प्रूव करता है गलत हो तो हमें गुस्सा आता है, इनको नहीं। एंड हाउ द वर्ल्ड्स बेस्ट फोरकास्टर्स अपडेट देयर व्यूज़। और एक कंपटीशन होता है पता है, जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग आते हैं फोरकास्ट करने के लिए। फोरकास्टिंग कंपटीशन होती है, टूर्नामेंट होता है, उसका इनाम मिलता है उसमें, और उसमें वो लोग अपडेट देयर व्यूज़ और कैसे वो लोग अपना व्यूज़ को अपडेट करते हैं। एंड हाउ ऑस्कर विनिंग फिल्म मेकर्स हैज़ प्रोडक्टिव फाइट्स। और किस तरह से जो ऑस्कर जीतने वाले फिल्म मेकर्स हैं वो खूब अच्छे से फाइट करते हैं, प्रोडक्टिव फाइट्स करते हैं। अब ये सीरीज बननी है। द सेकेंड, ये फर्स्ट सेक्शन में होगा कि कैसे री थिंकिंग होती है। सेकेंड सेक्शन एग्जामिन्स हाउ वी कैन एनकरेज अदर पीपल्स टू थिंक अगेन। पहले में तो हम अपने आइडियाज़ को चेंज करेंगे, कैसे हमारा माइंड खुले। दूसरे में हम दूसरों को सिखाएंगे कि कैसे थिंक अगेन करो। यू विल लर्न हाउ एन इंटरनेशनल डिबेट चैम्पियन विंस आर्ग्यूमेंट एंड ब्लैक म्यूजिशियन परसुएट्स वाइट सुप्रीमेसिस्ट टू अबेंडन हेट। आप ये देखेंगे कि कैसे इंटरनेशनल डिबेट चैम्पियनशिप होती है, उसमें आर्ग्यूमेंट लोग कैसे जीतते हैं। और आप देखेंगे कैसे काला म्यूजिशियन सफ़ेद सुप्रीमेसिस्ट को, जो अपने आप को बहुत सुप्रीम मानता है, उसको हेट ख़त्म करवाएगा, उसको रीथिंक कराएगा। यू विल डिस्कवर हाउ स्पेशल काइंड ऑफ लिसनिंग हेल्प्ड अ डॉक्टर ओपन पेरेंट्स माइंड अबाउट वैक्सीन एंड हेल्प्ड अ लेजिस्लेटर कन्विंस द युगांडा वॉरलॉर्ड टू जॉइन हर इन द पीस टॉक। और आप देखेंगे कैसे एक ख़ास तरीके की सुनने की विधि है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने अपने उन लोगों का, उन पेरेंट्स का मन खोला, मन बनाया वैक्सीन के लिए जो बिल्कुल नहीं मान रहे थे। और आप ये भी देखेंगे कैसे एक लेजिस्लेटर कन्विंस करता है युगांडा के वॉरलॉर्ड को, तानाशाह को, जो कि आओ हमारे साथ पीस टॉक करो और लड़ाई ख़त्म करो। एंड इफ़ यू आर अ यांकी फैन, आई एम गोइंग टू सी इफ़ आई कैन कन्विंस यू टू रूट फॉर द रेड सॉक्स। तो अगर आप यांकीज़ के फ़ैन हैं तो मैं आपको दूसरी वाली टीम जो रेड सॉक्स है उनका भी फ़ैन बनाने की कोशिश करूँगा। मतलब मैं आपके आइडियाज़ को चेंज करने की कोशिश करूँगा। जैसे आप इंडिया पसंद करते हो तो मैं आपको ऑस्ट्रेलिया पसंद करता हूँ। और थर्ड सेक्शन में हम क्या करेंगे, इट इज़ अबाउट हाउ वी कैन क्रिएट कम्युनिटीज़ ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, कि हम कैसे ऐसी कम्युनिटीज़ बनाएं जो होंगे लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, ज़िंदगी भर सीखने वाले।
In social life, a lab that specializes in difficult conversations will shed light on how we can communicate better about polarizing issues like abortion and climate change. अभी भी बहुत सी इश्यूज़ हैं जिस पर लोग साफ साफ बात नहीं कर सकते. डाउरी हो गई. अभी तो खैर डाउरी, हाँ डाउरी है. आप अपने भाई से बात नहीं कर सकते. कौन भाई से? आप अपने छोटे भाई से कहाँ बात कर पाते हैं? बर्थडे बॉय से. आप अपने भाई से कहाँ बात कर पाते हैं? गाली गलौज करते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं. मतलब कभी कभी. अभी नहीं, कभी कभी. आप बाकी लोगों से बात नहीं कर पाते, बाकी लोग आपसे बात नहीं कर पाते, है ना? और आप अपने माँ बाप से बात नहीं कर पाती, और आप खुद से बात नहीं कर पाते कभी कभी. तो आप देखेंगे कैसे कन्वर्सेशन किया जाए ताकि वी कैन कम्युनिकेट बेटर. हम इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे कैसे बात कर सकें इन स्कूल्स. ये एक सही बात बता रहा हूँ मैं. अगर हमारी संस्था को बड़ा होना है तो ये चीज़ करना होगा, प्रोडक्टिव फाइट्स. अभी क्या हुआ, दिलीप जी ने कोई एक ऐसा इंसेंटिव निकाला कि होली वाले दिन जो आया था उसको पैसे मिलेंगे, सैलरी मिलेगी. ऑब्वियसली जो काम करेगा उसको पैसे मिलेंगे. लेकिन दिलीप जी ने अपना दिमाग ये भी लगाया कि जो होली के दिन नहीं आया लेकिन उसके बाद वाले दिन आया तो उसको भी पैसा देंगे. तो कुछ लोगों को पैसा मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला. इस बात से सुधीर और शोभित और कुछ लोग और भी नाराज़ हो गए. तो वो चीज़ दो ग्रुप में बट गए लोग. एक तरफ दिलीप जी और उनके आसपास के लोग जो इससे खुश थे, और दूसरी तरफ सुधीर और उनके आसपास के लोग जो इससे नाराज़ थे. एक करके जिनको मिल गया, जिनको नहीं मिला. तो ये दो दुश्मन ग्रुप बन गए, और ये दोनों दुश्मन ग्रुप बात नहीं कर सकते एक दूसरे से. इन लोगों के बीच में प्रोडक्टिव फाइट नहीं होती जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में होती है. अपने इश्यूज़ को लेकर के फाइट करते हैं और दूसरी टीम सुनती है और वो भी फाइट करती है कि कैसे तुम्हारा आइडिया गलत है, और फिर ये अपने आइडिया को बचाने के लिए फिर फाइट करती है, और ऐसे करके एक बेटर प्रोडक्ट निकल के आता है, एक बेटर बिजनेस निकल के आता है. लेकिन जहाँ फाइट नहीं होती लोग अपना अंदर छुपा लेते हैं, बात ही नहीं करते. इसलिए कह रहे हैं कि हम आपको दिखाएंगे कैसे आप डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं, मुश्किल कन्वर्सेशन. हम लोग नॉर्मली मुश्किल कन्वर्सेशन करते नहीं हैं, एस्केप कर लेते हैं, अवॉइड कर देते हैं, एस्केप करते हैं. In schools, you will find how educators teach kids to think again by treating classroom like museums, approaching projects like carpenters and rewriting time-honored textbooks. और आप देखेंगे स्कूल्स में भी हम बच्चों को सिखा रहे हैं कैसे रीथिंक करें. आप क्लास को म्यूजियम समझ करके प्रोजेक्ट्स को ऐसे देखें जैसे कारपेंटर्स का काम होता है, और अपनी पुरानी किताबों को जो टाइम ऑनर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं उनको फिर से लिख करके आप टीचिंग क्लास में रीथिंक कर सकते हैं. एट वर्क यू विल एक्सप्लोर हाउ टू बिल्ड लर्निंग कल्चर. काम पे आप जैसे टाटा की कंपनी है, ऐसे ही आप देखें कि कैसे आप लर्निंग कल्चर बनाओ, सीखने वाला कल्चर, विद द फर्स्ट हिस्पैनिक वुमेन इन स्पेस. और देखेंगे आप कैसे दुनिया की पहली हिस्पैनिक औरत स्पेस में गई. वी टुक द रेन्स एट नासा, और बाद में उसने नासा की बॉस बनी, टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स आफ्टर स्पेस शटल कोलंबिया डिसइंटीग्रेटेड. उसके बाद जब एक एक्सीडेंट हो गया था तब I close by reflecting on importance of reconsidering our best laid plans. और मैं अपनी किताब को जब ख़त्म करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा जो भी आपने सबसे अच्छा प्लान सोचा है कि ये बेस्ट प्लान है, उसको भी रिकन्सिडर करिए. रिकन्सिडर मतलब दोबारा सोचिए, हो सकता है वो सही प्लान ना हो. इट्स अ लेसन दैट फायर फाइटर्स हैव लर्नड द हार्ड वे. ये लेसन्स बेचारे फायर फाइटर्स ने जान गंवा के सीखी है. In the heat of the moment, Wagner impulse to drop the heavy tools and take shelter in the fire of his own making made the difference between life and death. But his inventiveness wouldn't have even been necessary if not for the deeper, more systemic failure to think again. अगर जो कुछ उसने किया, वेगनर ने अपनी जान बचाई, अगर अपने सब सामान छोड़ दिया, अगर सिस्टम ने फिर से सोचा होता, सुनिए देखिए, तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती. 1880s में scientists had begun highlighting the important role that wildfire plays in the life cycle of forests. 1880s में फायर फाइटर्स बोलते थे कहीं पर भी जंगल में आग लगी है उसको जाके बुझाओ, ये उनका मोटो था. उसके बाद आया 1978, कितने साल हो गए, 100 साल बाद US फॉरेस्ट सर्विस ने ये पॉलिसी चेंज कर दिया. उन्होंने कहा कि हर एक आग ख़त्म करना, जलाना सही चीज़ नहीं है.
हर आग को बुझाना सही नहीं है, कुछ आग जलना चाहिए ताकि बड़ी आग ना लगे। मैन ग्लच वाइल्ड फायर टुक प्लेस इन द रिमोट एरियाज वेयर ह्यूमन लिव्स वर नॉट एट रिस्क। बोलते हैं जो मैन ग्लच का वाइल्ड फायर हुआ था वो उन जगहों पर हुआ था जहाँ पर कोई इंसान रहता नहीं था, वहाँ कोई मरने वाला नहीं था। द स्मोक जंपर्स वर कॉल्ड एनी वे because no one in their community, their organization or their profession had done enough to question the assumption that wildfires should not be allowed to run their courses. और ये जब इनको बुलाया गया कि जाओ आग बुझाओ, तो कभी किसी ने क्वेश्चन पूछा ही नहीं कि आग बुझाना भी चाहिए ऐसी जगहों पर जहाँ पर कोई रहता नहीं, किसी ने क्वेश्चन पूछा ही नहीं इसके बारे में। This book is an invitation to let go of knowledge and opinions that are no longer serving you well and to anchor your sense of self in flexibility rather than consistency. ये किताब आपको एक इन्विटेशन है कि आप अपनी उस नॉलेज को छोड़ दीजिए, उस ओपिनियन को छोड़ दीजिए जिसका आप कोई यूज़ नहीं है, ख़त्म हो चुका है, पुराना हो चुका है, और उनसे अपना सेंस ऑफ सेल्फ मत रखिए। मैं आपको कहूँगा कि अपने माइंड को फ्लेक्सिबल बनाइए, नए नए थॉट्स के साथ में एक्सपेरिमेंट करिए, बजाय कि जो मैंने सोच लिया ना वो सोच लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी के चक्कर में मत पड़िए। इफ़ यू कैन मास्टर द आर्ट ऑफ री थिंकिंग, आई बिलीव यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन फॉर सक्सेस एट वर्क, हैप्पीनेस एंड लाइफ। अगर आपने री थिंकिंग के स्किल को, आर्ट को मास्टर कर लिया, सीख लिया, तो आप सक्सेस के लिए, खुशी के लिए और ज़िंदगी के लिए ज़्यादा पोजिशन्ड होंगे। थिंकिंग अगेन कैन हेल्प यू जनरेट न्यू सोल्यूशंस टू ओल्ड प्रॉब्लम्स। अगर आप दोबारा सोचेंगे तो पुरानी प्रॉब्लम्स के लिए आप नए सोल्यूशन सोच पाएंगे। एंड विजिट ओल्ड सोल्यूशंस टू न्यू प्रॉब्लम्स। और जो पुराने सोल्यूशंस हैं उसमें आप नए नए प्रॉब्लम्स डालेंगे, भैया देखो ये सोल्यूशन काम नहीं कर रहा है, कुछ नया प्रॉब्लम सॉल्व करो। इट्स अ पाथ टू लर्निंग मोर फ्रॉम पीपल अराउंड यू एंड लिविंग विथ फ्यूअर रिग्रेट्स। इस रास्ते पे आप ज़्यादा सीखेंगे आसपास की दुनिया से, और आपकी ज़िंदगी में कम रिग्रेट होगी, कम पछतावे होंगे। A hallmark of wisdom is knowing when it is time to abandon some of your most treasured tools. समझदारी का हॉलमार्क, साइन क्या है कि जब आपको अपने ट्रेजर्ड टूल्स, जो आपकी बड़ी कीमती टूल्स हैं, उसको कब छोड़ना चाहिए। एंड सम ऑफ द मोस्ट चेरिश्ड पार्ट्स ऑफ योर आइडेंटिटी, और आपकी कुछ ऐसी आइडेंटिटी है जिसको आप खूब मानते हैं कि ये मैं हूँ, इसको मैं छोड़ ही नहीं सकता, उसको छोड़ना। तो एक तरह से देखा जाए तो ये स्पिरिचुअल स्टडी है अबाउट सक्सेस। इसी को हम लोगों ने पढ़ा था एक चैप्टर में, स्केल अप 2 में, लर्निंग टू अनलर्न। इसी का पूरा बुक है ये। थैंक यू।